हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के वीडियो में अपन क्या बताने वाले हैं। आज के इस पूरे वीडियो में सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे। जो भी बात होगी सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में होगी। भाई साहब, राष्ट्रपति के बारे में क्यों होगी, ऐसा क्या हो गया जो राष्ट्रपति के बारे में बता रहा हूं। तो अभी हमारे देश के 15वें राष्ट्रपति बनने वाले हैं, बिल्कुल बनने वाले, जस्ट अभी बनेंगे नहीं, ठीक है, अभी थोड़े दिन बाद बनेंगे। तो बनने वाले, तो उनके बारे में कुछ चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई साहब, ऐसे तो सरपंच के चुनाव भी आ रहे हैं, उनके बारे में बता दो। तो हर गांव में एक सरपंच बनता है, अगर सबके ऊपर वीडियो बनाने लगूंगा ना तो मेरे माथे में बाल जितने नहीं इतने वीडियो बन जाएंगे। तो वो चीज पॉसिबल नहीं, तुम भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ, ठीक है। तो भैया फिर राष्ट्रपति के ऊपर क्यों? राष्ट्रपति देश में एक ही होता है और बहुत बड़ा पद है, छोटा मोटा पद नहीं है, हल्के में लेना ही मत बिल्कुल भी। तो इसलिए अपन राष्ट्रपति के ऊपर बना रहे हैं, ठीक है, बना रहे, बहुत अच्छी बात है, शानदार बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओगे क्या, ये बता दो हमको। तो देखो, मैं राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या बताऊंगा। पहली चीज तो राष्ट्रपति पद की अहर्ता है। अब अहर्ता का मतलब लक्षण, कि मान लो कल को तुमको चट के चल जाए या मेरे को चल जाए कि भैया हम राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या लक्षण होने चाहिए तुम्हारे अंदर, वो चीज बताऊंगा पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में क्या बताएंगे? दूसरे पॉइंट में बताएंगे अपन उसके निर्वाचन मतलब क्या, कि मान लो हमारे अंदर वो लक्षण है कि हम राष्ट्रपति बन जाएंगे, लेकिन बनेंगे कैसे? तो निर्वाचन मतलब चुनाव के तहत। तो राष्ट्रपति का चुनाव ऐसा नहीं सरपंच का चुनाव दे दिया वोट और बन गए, वो सिस्टम से बनते ही नहीं है, अलग तरीके से बनते हैं, तो वो भी बताएंगे। उसके बाद कि मान लो हम, चलो लक्षण भी है, हमने ये चुनाव भी कर लिया, लेकिन हम बन गए तो हमको क्या मिलेगा? तो शक्तियां मिलेगी, बहुत खतरनाक शक्ति है राष्ट्रपति के पास है। तो वो जो शक्तियां मिलेगी उनके बारे में बता दूंगा। और इसके बाद राष्ट्रपति कितने दिन तक बना रह सकता है, बन गए तो अभी तो रहेंगे कि जीवन भर थोड़ी, सरकारी नौकरी थोड़ी नहीं लग रही भैया। तो राष्ट्रपति कितने दिन तक बना रह सकता है, वो चीजें। और राष्ट्रपति और महाभियोग, कि इस बीच यदि मान लो राष्ट्रपति ने कुछ ऐसे कर्मकांड कर दिए, उल्टे सुल्टे काम कर दिए, तो उनको पद से हटाया भी जा सकता है। हाँ, हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को कलेक्टर थोड़ी नहीं भैया हटा सकते हैं पद से, बिल्कुल भी, ठीक है। तो वो चीजें मैं आपको सारी चीजें बताऊं, कुल मिलाकर 4 चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन से लक्षण चाहिए, मतलब क्या क्या होने चाहिए तुम्हारे अंदर, वो बता रहा हूँ। देखो, तो पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अमेरिका से आ गए भाई साहब हमको राष्ट्रपति बना दो, काय के बना दो भैया, भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। 25 साल उम्र है हमारी, हम तो चुनाव लड़ रहे सरपंच का, तो सरपंच का लड़ रहे तो कोई बहुत बड़ा विधायक बन गए, कलेक्टर बन गए क्या तुम? बिल्कुल 35 वर्ष, उससे 1 वर्ष भी कम नहीं होना। 35 वर्ष है तो ही आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। और क्या होना चाहिए? और पागल नहीं होना चाहिए। पता चला रास्ते चलते को मार रहा, पत्थर मार रहा, उसको अंगली कर रहा, और वो क्या देख हमारा राष्ट्रपति बना, ऐसा थोड़ा नहीं होता भैया, राष्ट्रपति वो नहीं बन सकता। तो पागल नहीं होना चाहिए, और दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। विजय माल्या जाए मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, तो कहां से बन जाओ, विजय माल्या राष्ट्रपति थोड़ी नहीं बन सकता, दिवालिया घोषित हो चुके हैं ना वो व्यक्ति। दिवालिया मतलब कंगाल कह सकते हैं आप, ठीक है। तो वो व्यक्ति भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता। और कौन नहीं बन सकता? जो व्यक्ति लाभ के पद पर है। लाभ के पद पर है, ये क्या बला है? तो ये वो बला है लाभ का पद जिसकी संविधान में कोई व्याख्या नहीं, संविधान में कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं पे भी चल जाओ कि लाभ का पद की व्याख्या क्या नहीं मिलेगी, भले तुम कुछ सी बुक पढ़ लो, लक्ष्मीकांत पढ़ लो, जाओ पूरा भले भारत का संविधान पढ़ लो, कहीं पे व्याख्या करी नहीं तो मिलेगी कहां से? तो फिर मिलेगा क्या इसका? तो मैं एक शादी के लिए लक्षण है ना, उसमें और क्या लक्षण चाहिए? तो और चाहिए 50 प्रस्ताव, 50 अनुमोदक। 50 प्रस्ताव मतलब भैया हमको बैठे बैठे चटके चले हम बनेंगे राष्ट्रपति, हाँ वीडियो देखने के बाद हम बन जाएंगे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको बाकायदा जो वहां की पार्लियामेंट होती है उसमें 50 प्रस्ताव चाहिए आपको। वहां की मतलब कहां की, अपने यहाँ की पार्लियामेंट में 50 प्रस्ताव, मतलब वो क्या? तो एक कागज पे लिखे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक कागज पे लिख के तुम्हारा नाम ले जाओ और कहते भाई साहब इनको यार राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा करो, बहुत ही सज्जन और बहुत सही आदमी है। तो 50 तो वो होना चाहिए, और फिर 50 दूसरे वो व्यक्ति होना चाहिए जो यूं कहे कि हाँ हाँ सही लिख के लाए, ये सही साठ नाम लिख के लाए। तो 50 प्रस्ताव, 50 अनुमोदक जो लिख के ले जाए, और फिर 50 दूसरे जो उस पर बोले कि हाँ बिल्कुल सही आदमी, अच्छा आदमी तो पूरे देश में है ही नहीं ऐसा। तो ये बात है। लेकिन 1997 से पहले क्या सिस्टम था? तो 1997 के पहले ये सिस्टम था भाई साहब कि बोला था 10 प्रस्ताव 10 अनुमोदक चाहिए। तो फिर इनको बढ़ा के 50 करने की क्या जरूरत पड़ गई? हर कहीं का सड़ा सा व्यक्ति जाएगा 10 लेके जाएगा, 10 लाने में कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं। 50 लाए तो माने कि तुम्हारा दबदबा भौकाल, थोड़ा मजे आने चाहिए, इसलिए उसको 50 कर दिया ताकि कंपटीशन कम हो जाए। हर कोई सड़ा सा व्यक्ति जाके हम राष्ट्रपति बन जाए, ऐसा थोड़ी नहीं हो भैया, हर कोई का बन जाएगा। देश का इतना बड़ा पद है, एकमात्र भारत का प्रथम नागरिक, और तुम कह रहे हो हम बन जाए, तो हम ऐसे हर नहीं बनता। और क्या है? और इसके अलावा और क्या लक्षण चाहिए? तो और ये लक्षण चाहिए, लक्षण में कुछ नहीं, बस ये एक थोड़ी सी कैपेसिटी होनी चाहिए तुम्हारे पास कि भैया तुम 15,000 रुपए वहां पे ले जाके जमा कर दो। कहां पे? जहां पे राष्ट्रपति का चुनाव होगा, जब तुम्हारा जो क्या फॉर्म भर के आते हैं ना, हम चुनाव में खड़े, और वहां पे तुमको 15,000 रुपए जमा करने पड़ते हैं। पहले 2500 रुपए थे मात्र, तो पहले 2500 थे, अब 15,000 कर दिए। तो इसका क्या लफड़ा है? 15,000 क्यों करे? तो 15,000 वही बात, कंपटीशन कम करने के लिए। 2500 हर कोई ले जाए जमा करिए, 15,000 कर दिया। हालांकि ये 15,000 भी हर कोई जमा कर देता, मेरा एक ओपिनियन है, मतलब ये ऐसा मेरा विचार है कि कम से कम 1.5-2 लाख तो होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो दूसरा पॉइंट ये भैया कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन मतलब समझ रहे हो ना, कि योग्यता है तुम्हारे अंदर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के बाद चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। चुनाव को क्या बोलते हैं? निर्वाचन देखा जाए तो, ठीक है भाई साहब। तो ये होता कैसे? तो एक होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, जैसे सरपंच 5 खड़े हुए, एक को वोट दे दो, वही जीत जाएगा, टेंशन खत्म। यहाँ राष्ट्रपति की में से गपले नहीं होते भैया, यहाँ की जगह तुमको बाकायदा एक अलग ही सिस्टम होता है जिसको बोला जाता है अप्रत्यक्ष, नॉर्मली बोले तो। और कहीं हमको ढंग से बताओ, बिल्कुल जो संविधान में लिखा, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति
गुप्त तरीके से, ये पूरा नाम है उसका, ठीक है भाई साहब। तो ये बताओ हमको कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली भी तो रख सकते थे, जैसे सरपंच का चुनाव होता है ऐसा भी सरपंच बन सकते, ऐसे सरपंच का, तो जैसे सरपंच का चुनाव होता है ऐसे भी तो राष्ट्रपति बन सकता था। ऐसा क्यों नहीं बनाया? ऐसा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि एक स्टोरी है, स्टोरी सुनाता हूं, देखो मैं आपको। लुई नेपोलियन, जो कि कहाँ का था, फ्रांस का एक व्यक्ति था भैया, फ्रांस का वहां का व्यक्ति था, जो राष्ट्रपति था, व्यक्ति था मतलब राष्ट्रपति था वो। अब वहां पे वो राष्ट्रपति था, तो उसको क्या हुआ, उसको जनता ने ऐसे जैसे सरपंच को चुनते ना ऐसे ही चुना था, लेकिन उसने क्या घपला कर दिया कि उसने बोला कि मेरी पॉपुलैरिटी इतनी कि लोगों ने सबने मिलकर मुझे चुना है, तो यहाँ की संसद अंसद सब गए भाड़ में, अब यहाँ का राजा कौन, मैं ही, और मैं जब तक नहीं मरूंगा जब तक तो मैं ही रहूंगा, तुमसे बने जो कर लो, क्योंकि मुझे लोगों ने चुना, लोगों की पहली पसंद हुई यार, मैं समझो बात को। तो उसने ये बात बोल दी भैया, तो तब से मतलब भारी जो दुनिया के जितने भी देश उनको सीख मिली, उन्होंने हाँ यार ये ऐसा रापट टोला नहीं होना भैया। अब पता उनको चल गया कि अगर मान लो कोई राष्ट्रपति को ऐसे कोई व्यक्ति चुनेगा तो फिर तो वो तो पहली पसंद हो जाएगा, पहली पसंद हो जाएगा तो वो तो फिर देखा जाए तो पूरे राजा ही बन जाएगा वहां का, तो ऐसा सिस्टम नहीं करना उनको। तो इसीलिए भारत में अप्रत्यक्ष तरीके से, अप्रत्यक्ष मतलब समझ रहे हो ना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संगणनीय मत पद्धति, तो ये पद्धति जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं बाकायदा शांति से। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की, कि भैया राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें वोट का देता कौन है। जैसे सरपंच के चुनाव में तो अपने जैसे गरीब लोग दे ही देते वोट, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के में तो राष्ट्रपति को अपने जैसे तुच्छ प्राणी एक भी नहीं दे सकता वोट, ठीक है। कौन दे सकता है तो मैं बता रहा हूं ना, यहाँ पे संसद का सदस्य, संसद का सदस्य मतलब समझ रहे हो ना, मतलब इसको और क्लियर करता है, देखो एक तो अपने लोकसभा और राज्यसभा, तो इन दोनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब संसद के सिर्फ निर्वाचित, मनोनीत होते वो नहीं, सिर्फ निर्वाचित जो जनता द्वारा चुन के गए हैं, ठीक है, तो वो लोग। जिसके बाद में दिल्ली और पौंडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पे सब निर्वाचित है, एक भी मनोनीत या फिर दूसरे सदस्य नहीं है, ठीक है। मनोनीत क्यों नहीं है, मनोनीत को भी तो रख सकते थे, लेकिन मुझे बताओ मनोनीत है, मान लो अभी, मान लो थोड़ी देर के लिए मनोनीत सदस्य को बोल दे भैया तुम भी वोट देना, और ठीक है वो वोट दे देगा, तो उसे मनोनीत किसने किया, मनोनयन किसने किया, उसका राष्ट्रपति ने किया, तो वो किसको वोट देगा, अपने बाप को कोई कहना बोलेगा क्या, वो उसी को वोट देगा ना, दूसरे को क्यों देगा। अगर वो चुनाव में खड़ा हुआ है तो, और चुनाव में खड़ा नहीं हुआ तो वो बोल देगा भैया इसको देना वोट, तो उसको दे देगा, फिर यहाँ घपलेबाजी होगी नहीं होगी। इस चक्कर में ये सब सिस्टम बंद कर दिया। तो अब बता रहा हूँ भैया, जो वोटिंग नहीं कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन वोट नहीं कर सकता है, तो देखो कोई भी मनोनीत सदस्य, मतलब कहीं का भी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, फलाना ठिकाना कहीं का भी हो, जो मनोनीत हुआ है वो वोटिंग बिल्कुल नहीं कर सकता है, पहली बात तो याद रख लेना। दूसरी बात ये कि राज्य की विधान परिषद, कुछ की नहीं, जिन्होंने राज्यों में सिर्फ विधान परिषद है, तो वहां के जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो बिल्कुल भी वोटिंग नहीं कर सकते राष्ट्रपति के चुनाव में। और कौन नहीं कर सकते, तो और यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाला मैटर भी सुन लो बाकायदा शांति से। और एक लास्ट पॉइंट है कि जहां की विधानसभा भंग हो गई हो वहां के लोग बिल्कुल वोटिंग नहीं कर सकते, ठीक है भाई साहब, नहीं कर सकते। मतलब इस बार मान लो जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग है तो यहाँ के लोग वोटिंग नहीं कर सकते, तो हमने ये तो नहीं बोला कि वहां के लोग वोटिंग कर ही नहीं सकते, विधानसभा के लोग नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर से कोई तो सांसद बना होगा, जो सांसद बने वो वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन वहां के विधायक वोटिंग नहीं कर सकते। और यही एकमात्र कारण है जिसके कारण से काफी सांसदों की वोट वैल्यू गिरी है, ठीक है। इसको और आगे बताएंगे, अभी थोड़ा वीडियो देख लो जरा शांति से, खामर उमर वाला काम मत करो, देखते रहो, बताएंगे सारी चीजें एक शांति से बताएंगे। तो भैया कुल मिला के आपने जिस हिसाब से बताया हम तो ये समझ पाए कि विधायक और सांसद से दो लोग वोट कर सकते हैं इसमें, तो बिल्कुल मैंने गलत कुछ बताया नहीं, बिल्कुल यही बात बिल्कुल परम सत्य है कि एक विधायक और सांसद, मतलब एक विधायक नहीं, सारे विधायक और सांसद यही लोग सिर्फ वोटिंग कर सकते हैं किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में। बाकी लोग वोट नहीं डाल सकते, कोई भी नहीं डाल सकता, बस ये दो ही लोग डालते हैं, ठीक है। दो लोग डालते हैं, तो हम ये जो डालते हैं तो इनका सिस्टम क्या है, तो इनका एक सिस्टम रहता है, इनके वोट की वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। वो वोट की वैल्यू निकाली जाती है, तो वो कैसे निकाली जाती है, तो देखो हम आपको बाकायदा बहुत शानदार तरीके से बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बताओ, तो पहले हम बता रहे विधायक का, तो पहले विधायक का क्यों बता रहे, पहले बताओ, उसका एक बिल्कुल लॉजिक नहीं लगाओ तो विधायक छोटा है इसलिए, तो दूसरा लॉजिक लगाओ तो यह है कि सूत्र इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि पहले विधायक की निकालनी पड़ेगी, उसके बाद में आप सांसद की निकालोगे तो चीजें इजी हो जाएंगी, और नहीं कि हमको चटके चल रहे हम तो पहले सांसद की निकालेंगे तो निकाल लो काफी पेन, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वो विधायक की बताऊंगा, अपना मैथ वैसे ही कमजोर है, कलेक्टर नहीं बन जाते, यहाँ वीडियो के लिए बनाते भैया। हाँ तो ठीक है, विधायक के वोट की वैल्यू निकाल लेते, तो विधायक के वोट की वैल्यू निकालने के लिए बहुत ही शानदार काम करना पड़ेगा, और वो शानदार ही काम करना पड़ेगा स्क्रीन पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखो बढ़िया शांति से, जो है ऊपर आप लोगों का लिखने, जिस राज्य के आप विधायक की वोट की वैल्यू निकाले ना, उस राज्य की जनसंख्या कब की भैया, 1971 की। 1971 की मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी हमको तो याद ही नहीं, मैं यहाँ का झक मार रहा हूँ, मैं बताता रहा हूँ 4,16,40,000, उसमें भाग देना कितना, 230 का। 230 का भाग क्यों दे, ज्यादा का दे दे, तो विधायक कितने अपने हैं 230 ही, तो इतने के देना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब, इतने का भाग दे देंगे। अब इतने का भाग यदि देंगे तो क्या निकल के आएगा, ये इतना बड़ा अमाउंट निकल के आएगा। ये इतनी वैल्यू है क्या, इतनी वैल्यू को कम करने के लिए आप क्या कर दो, इसमें कुछ मत करो, 1000 का भाग दिवा दो, 1000 का भाग दे देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ये जो वैल्यू है रहेगी वही, लेकिन कम हो जाएगी। कम कितनी हो गई, 181 हो गई, बहुत शानदार जोरदार, क्योंकि 181 और वो 5 डिजिट में मजा नहीं आता ना, इसलिए इसको छोटा कर लो। तो 181 एक विधायक के वोट की वैल्यू है, कहां पे, मध्य प्रदेश में। तो फिर तो यूपी की ज्यादा होनी चाहिए, या फिर दूसरे राज्य की कम ज्यादा होनी चाहिए, तो हाँ होनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप अंदाजा लगाओ तो सबसे ज्यादा किस राज्य की होगी,
विधायक की वोट वैल्यू, तो यूपी की है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी के विधायक की वोट वैल्यू कितनी 208 है। और सबसे कम कहां के विधायक की वोट वैल्यू है, तो सिक्किम के विधायक की वोट वैल्यू। अब आप एक काम कर सकते हो कि भैया विधायक के वोट की वैल्यू और टोटल विधायक इन दोनों का गुणा करवा दोगे तो एक अमाउंट निकल के आएगा। ये क्या है, पूरे मध्य प्रदेश के विधायकों के वोट की वैल्यू है। तो दिख रहा है स्क्रीन पे, सब में ही बोल दूं यहाँ की जगह, देख तो लो यहाँ शांति से। ठीक है भाई साहब, तो सांसद के वोट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो जैसे कि मध्य प्रदेश के राज्य के अपने विधायकों की वोट वैल्यू निकाली है, ऐसे जितने भी राज्य हैं उनके सबके विधायकों की वोट वैल्यू निकालेंगे, उसको ऊपर लिखेंगे और उसमें सांसद जितने भी है 776 सांसद उनका भाग दिवाएंगे अपन भैया। तो भाग दिवाने से क्या हो जाएगा, एक सांसद के वोट की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जो कि कितनी है 708 है। ठीक है भाई साहब 708 है, लेकिन हमको सारे सांसद की वोट की वैल्यू चाहिए, तो गुणा करवा दो 708 में 776 का गुणा करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा लगभग 5 लाख, लगभग 5 लाख इतना अमाउंट आपको प्राप्त हो रहा है, जो कि पूरे सांसदों के वोट की वैल्यू है। वो सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन इस बार इनकी जो वोट वैल्यू है सांसदों की, ये गिर क्यों रही है, मतलब गिर क्यों रही है, इसका कारण बताओ हमको। तो वो कारण बताएंगे बाकायदा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो सांसद हैं, ठीक है, सांसद है, इनकी वोट वैल्यू एक्चुअल में निकल के कहां से आती है, तो देखो अपन ने इसका सूत्र जो लगाया था ना, वो कैसा लगाया था, जितने भी विधायक है उन सबकी वोट वैल्यू, जितने भी विधायक मतलब 4120 विधायक है। ठीक है, अब मान लो कि एक रूल है, मान लो क्या ये रूल है ही सही, भैया जहां की विधानसभा भंग होती है वहां के लोग भाग नहीं लेते हैं, वहां के विधानसभा के लोग भाग नहीं लेते हैं। तो अब मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी सीटें हैं, मान लीजिए 90 सीटें हैं लगभग, मैं मान के चल रहा हूं कि 90 सीटें। अब ये 90 सीटें हैं, यहाँ के विधायक 90 कम हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि जितने ओवरऑल विधायकों की वोट वैल्यू वो कम हो जाएगी। अब वोट वैल्यू कम होगी तो सांसदों से जब उनका भाग देंगे तो हर सांसद को कम प्राप्त होगा। अब कम प्राप्त होगा, जाहिर सी बात है वोट वैल्यू गिरेगी गिरेगी। तो कुल मिला के बात इतनी है कि जब विधायक कम होते हैं तो सांसद की वोट वैल्यू गिरती है। अगर मान लो कहीं एक और राज्य की अभी विधानसभा भंग हो जाए और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ना ले पाए, तो वो क्या हो जाएगी, और वोट वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि विधायक कम हुए, जैसे विधायक कम हो गए तो जितने भी विधायक ओवरऑल सबकी विधायकों की सबकी वोट वैल्यू कम होगी ना। अब सबकी वोट वैल्यू कम हो जाएगी तो हर सांसद के हिस्से में उसकी वोट वैल्यू कम आएगी, तो वोट वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन मान लो अभी जम्मू कश्मीर का बन जाए, ले ले चुनाव में भाग, तो क्या हो जाएगा भैया, वोट वैल्यू बढ़ जाएगी इससे, और क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये शानदार तरीका था। तो भैया हमको ये बताओ कि इस बार जम्मू कश्मीर के लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे कि नहीं लेंगे। तो पहली बात तो लोग तो भाग लेते नहीं है, विधायक सांसद लेते हैं। तो विधायक जो हैं विधानसभा में रहते हैं वो इस बार कोई भी भाग नहीं लेगा। तो फिर लेगा कौन, जो लोकसभा में सांसद है ना वो लेंगे। तो ये कहना गलत है कि जम्मू कश्मीर इस बार भाग नहीं लेगा। जम्मू कश्मीर के सांसद भाग लेंगे लेकिन विधायक भाग नहीं लेंगे, और वो विधायक भाग नहीं लेंगे इसीलिए तो वोट की वैल्यू गिर रही है। अब आप लोगों को यूं लग रहा होगा कि जैसे जम्मू कश्मीर का मैटर हुआ ऐसा देश में पहली बार ही हुआ होगा, पहली बार ही वोट वैल्यू गिरी होगी, तो ऐसा नहीं है। इसके पहले भी ये कर्मकांड हो चुका है। कब हो चुका, 1974 में गुजरात की विधानसभा भंग हुई थी, तब वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, तो ये वाली कंडीशन बनी थी। ठीक है, तो भैया ये कि वोट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, फिक्स नहीं रहती, ये बढ़ती रहती। भैया बताएं कैसे बढ़ती। देखो अभी अपने देश में पहले राज्य कम हुआ करते थे, जब 1952 में, तो वोट की वैल्यू जो थी लगभग एक सांसद की लगभग 400 थी। धीरे 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 बढ़ बढ़ के ये कितनी हो गई है, और 1997 तक ये कितनी थी, 1997 तक ये 708 थी, मतलब 97 से अब तक 708 थी। अब कितनी हो गई, 700 हो गई। अगर अगले साल मान लो 2-4 राज्य और बन जाए, विधायकों की संख्या बढ़ जाए तो और बढ़ जाएगी, क्योंकि विधायकों की संख्या बढ़ेगी, सांसद की वोट वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, और मान लो कि वो कम होती है तो ये भी कम होगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भाई साहब, तो ये सब तो हो गया सब सिस्टम, लेकिन जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा ये बताओ। जीतने के लिए दारू बंटवानी पड़ेगी, क्लियर बात है, दारू नहीं बंटवानी पड़ेगी। जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, विधायकों की वोट की वैल्यू, सांसदों की वोट की वैल्यू, दोनों का क्या करवा दो, जोड़ा करवा दो, और एक वैल्यू निकल के आएगी 10,98,000 के समथिंग। ठीक है, तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है इसका 50% वोट कोई एक व्यक्ति पालेगा तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा क्या, राष्ट्रपति बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति बन जाएगा। तो जैसे अभी रामनाथ कोविंद अपने पिछली बार जीते थे, अभी मतलब ये पद पे तो वो जीते थे, तो उनको कितना मिले थे भैया, 7 लाख, लगभग 7 लाख मिले थे उनको। ठीक है, जब जब बने थे, ऐसा हल्के मत लेना, बहुत पावरफुल आदमी है। पर भैया हमने तो ये सुना कि प्राथमिकता या वरीयता का भी कोई लफड़ा हो तो वो क्या होता है, तो भैया बता तो रहे, यहाँ भैया क्या मुजरा कर रहे हैं, बता तो रहे। तो देखो समझाता हूं, समझ लो, सरपंच से समझ जाओगे ना, सरपंच का चुनाव माथे में बिल्कुल दारू बट होगी, लपक के समझ में आएगा। इधर देखो, एक तरफ सरपंच है, 5 सरपंच खड़े हुए गांव में, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक को चुनना पड़ता है कि हाँ ठीक है रामू भैया को वोट दो, इनको बनाओ, कोई मतलब नहीं, बाकी सब दारू नहीं बांट रहे। ठीक है, तो आप एक को वोट देते हो। लेकिन राष्ट्रपति के सिस्टम में ऐसा नहीं होता, इधर भी 5 है, तो राष्ट्रपति के इसमें आपको देना 5 को वोट है, तो देना 5 को वोट है, तो 5 को कैसे देंगे वोट, तो 5 को ऐसे देते हैं कि आपसे पूछेंगे, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो आप वोट दे रहे हो, तो आपसे मैं पूछूंगा आप किसको वोट देना चाह रहे हो, तो आप क्या दोगे, इनको। फिर बोलूंगा मान लो इनको ये नहीं बनेंगे, मान लो बने ही नहीं है, आपने वोट दे दिया, जिससे क्या दूसरे लोगों ने नहीं दिया इनको वोट, ये नहीं बने तो आप कह देंगे इनको बना देना फिर। और हमने कह दी कि ये भी नहीं बनेंगे तो इनको बना देना, और ये भी नहीं बने तो इनको बना देना। तो मतलब 5 को वोट, कि ये नहीं बने तो इसको, ये नहीं बने तो इसको, ये नहीं बने तो इसको, और ये नहीं बने तो इसको, 1 2 3 4 5 नंबर से देते वोट। तो यहाँ पे सब लोग ऐसे ही वोट देते हैं। तो राष्ट्रपति के पास कौन बोल सकते हैं, तो देखो हर बिल जो होता है वो कानून राष्ट्रपति के साइन के बाद ही बनता है। और इसके अलावा क्या होता है, तो बिल को वापस लौटा सकता है, उसको पसंद नहीं है कानून, तुमने अच्छा कानून नहीं बनाया, कैसा गड़बड़ कानून, तो वापस लौटा सकता है। वो अलग बात है कि वो एक बार और आ गया वापस, तो फिर तो साइन करने ही पड़ेंगे, फिर भले और बिगाड़ दिया हो।
वो अलग बात है। तो इसीलिए तो सिस्टम थोड़ा सा अलग ही चलता है राष्ट्रपति का। और क्या है भैया, तो मान लो सरकार है, सरकार को बहुमत प्राप्त हुआ तो उन्हें आमंत्रित कहते हैं, मतलब कुल मिलाकर पत्रिका देते हैं, भाई साहब सरकार बना लो तुम्हारी ये वाले। तो इस टाइप की उनके पास शक्तियां होती है। इसके बाद में पदावधि की भैया एक जो व्यक्ति है वो राष्ट्रपति बन तो जाएगा, लेकिन रहेगा कितने दिन तक? कोई सरकारी नौकरी थोड़ी लग रही है कि जीवन भर रहेंगे। कितने दिन तक रहेंगे? मात्र 5 साल तक। 5 साल तक रहेंगे और 5 साल के बाद और बनने का हमको चट के चल रहे हम तो और बनेंगे, तो उसके लिए फिर चुनाव लड़ो, फिर जीतो, है दम तो जीत जाओ, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और भैया लेकिन हमको 5 साल के पहले मजे नहीं आ, उन्हें फीलिंग कंफर्टेबल नहीं आ रही है, क्या है यार यहाँ मजे नहीं आ रहे, हम तो त्यागेंगे। तो त्यागेंगे उसके लिए क्या? त्याग पत्र देना पड़ेगा। त्याग पत्र किसको देना पड़ेगा? त्याग पत्र राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। अब हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब हम बता ही रहे कि मान लो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का पद खाली है, तो कौन आएगा? उपराष्ट्रपति आ जाएगा। मान लो उपराष्ट्रपति को इस बीच हटो, अगर बाप रे हट गया उपराष्ट्रपति, तो अब कौन आएगा? हाहाकार मच गया देश में, क्योंकि राष्ट्रपति के पद पे उपराष्ट्रपति पद आ गया और वो भी न लिया, तो फिर आएगा कौन? तो भैया अब आएगा न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। पर खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो जाए कि मुख्य न्यायाधीश भी, अरे भगवान नहीं रहे तो क्या करेंगे? फिर क्या हो जाएगा देश में? फिर तो मतलब तीनों पद एक लाइन से खाली नहीं, जैसा नहीं हो। फिर अन्य न्यायाधीश आएगा। मान लो अन्य न्यायाधीश को कुछ हो गया तो हाँ हो जाए, हमारे जैसे खुरापाती यही सोचते हैं, उसको कुछ हो जाए तो भाई साहब 30 न्यायाधीश रहते हैं, 30 अन्य न्यायाधीश रहते हैं वहां पे, ठीक है। उनमें से एक आधा तो आई जाएगा। वो अलग बात है कि सबके ऊपर ले जाकर बम फेंक दिया तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। फिर देश में वो क्या लगाते हैं? आपातकाल लगा दो, सब लगा दो एक साथ, तुमको समस्या नहीं। इससे ज्यादा मैं नहीं सोच सकता, ठीक है। और तुम्हारा मन में आ रहा हो तो फिर तुम सर्च कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया हम राष्ट्रपति बन जाएंगे तो हम 5 साल तक रह सकते हो, बिल्कुल रह सकते हो, लेकिन हम इसके बीच त्याग पत्र दे सकते हो, लेकिन हमको कोई हटाएगा नहीं। कौन ने बोला नहीं हटाएगा? 5 साल के पहले आपको हटाया जा सकता है। कैसे हटा देंगे? ऐसे संविधान का उल्लंघन करने पे। संविधान का उल्लंघन की संविधान में तो कोई व्याख्या नहीं है, मतलब संविधान में नहीं बोला हम किसको मानेंगे, संविधान का उल्लंघन कैसा होता है, और कहीं पे लिखा भी नहीं है। तो फिर संविधान का उल्लंघन मानेंगे कैसे? जैसे नॉर्मली जो माना जाता है वो यही है कि राष्ट्रपति के पास जो शक्ति है ना, उन शक्तियों का यदि वो गलत उपयोग कर देता है, ये संविधान का उल्लंघन है और कुछ भी नहीं है। जैसे उनको एक एग्जांपल देता हूं कि राष्ट्रपति को ये नियम है कि आप बिल को एक बार लौटा दीजिए, दूसरी बार बिल आए तो आपको जरूरी साइन करना पड़ेगा। नहीं कर रहे हो, मान लो नहीं करना मन मेरा, मैं राष्ट्रपति हूँ, तुम नहीं करना, फिर उनके लिए महाभियोग लाया जाएगा, बाकायदा उनको उनका घर छोड़ के आएगा, तुम हीरो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये होता है महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। तो राष्ट्रपति पे केस लगाएंगे, मतलब कुल मिला के बात ये है। तो केस लगाएंगे भाई साहब, तो ये केस लगेगा कहाँ पे? कोर्ट में। कोर्ट में नहीं लगेगा, संसद में लगेगा। तो संसद में लगेगा तो राष्ट्रपति को कैसे पता चलेगा इसका? राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जाके जानकारी देनी पड़ेगी, भाई साहब हम आप पे केस लगा रहे हैं। बोल दे लगा तो जा, अगर सही है तो लगा दो, नहीं तो उन्हें ले दे के मैटर निपटा लेते। तो वो ले दे के निपटाए तो अलग बात नहीं। 14 दिन मान लो अपन मान रहे कि लग गया केस, लग गया, महाभियोग लग गया भैया, तो वो लगता है 14 दिन पहले राष्ट्रपति को जानकारी देनी पड़ती है। अब दे दी तो उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कोई सा भी सदन, राज्यसभा हो सकता है, लोकसभा होता है, कोई सा भी एक सदन किसी में ला सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं कि राज्यसभा में लाया, लोकसभा में, कोई से भी ला दे। मान लो थोड़ी देर के लिए राज्यसभा में लिखा है तो उसके 1/4 सदस्य, जितनी सदस्य संख्या उसका 1/4 सदस्य यूं कहना चाहिए कि हाँ भैया ये व्यक्ति बहुत दुष्टी पापी है और ये इसने संविधान का उल्लंघन किया, इसको हटाओ यहाँ से और दूसरे को लेगा, तो उसको आगे मान्यता मिलेगी। अब ये हो गई लाने की बात कि ला सकते हैं 1/4 सदस्यों की अनुमति से, ठीक है। लेकिन उसको पास करना है उसी सदन से, तो कितने? 2/3 सदस्य, उस सदन के 2/3 सदस्य पास करेंगे तब उससे पास माना जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति विचारक बोलने को मौका ही नहीं दिया जाएगा, साहब मैं निर्दोष हूं, मैंने मर्डर नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, इस टाइप का दिया जाएगा बाकायदा दूसरे सदन में। अब दूसरा सदन कोई सा भी हो सकता है। मान लो पहले राज्यसभा में लाया गया था तो लोकसभा दूसरा सदन हो जाएगा, और पहले लोकसभा में लाया गया था तो राज्यसभा दूसरा सदन हो जाएगा। आगे समझ में? अब मान लो दूसरे सदन में आया तो दूसरे सदन में राष्ट्रपति बोलेगा हाँ भैया बताओ क्या समस्या हो गई, क्या क्यों साइन नहीं कर रहे, क्या दिक्कत आ रही तुमको? तो वो फिर बताएंगे कि भाई साहब हमको ये समस्या आ रही है, हमको ये दिक्कत आ रही है, ऐसा। अगर वो वहां पे लगता है कि नहीं यार ये आदमी बहुत सही सज्जन आदमी है यार, उसकी गलती नहीं है, वो बेचारा क्या कर दबियारी में दबीस में, तो ठीक है आप रो पद पे, और उनको लगता है कि नहीं यार ये आदमी तो वाकई में इसके बराबर तो दुष्टि कोई है ही नहीं, पापी है ये तो बहुत बड़ा, तो फिर कह देंगे भाई साहब आप जाओ यार, कोई मतलब नहीं है। और वहां से भी, उस सदन से भी, दूसरे सदन से भी 2/3 से पास कर दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति पुरुषत्व, अपने घर बैठो, नौकरी ढूंढो कहीं साबुत, बढ़िया शांति से, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे राष्ट्रपति को चुनेंगे और क्या। तो देखो जाते जाते एक बहुत खतरनाक चीज बता जा रहा हूँ, ये बता दे रहा हूँ कि मैंने तुमको ये तो बता दिया कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को हटाते वक्त भाग कौन लेता है कि हाँ राष्ट्रपति को हटा दो, कौन लेता है वो भी बताओ। तो राज्य की विधानसभा, जो विधानसभा के सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा, ये लोग भाग नहीं लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते हैं, ये भाग नहीं लेते हैं उसमें, ठीक है। हाँ चुनाव में जरूर भाग लेते हैं लेकिन इसमें भाग नहीं लेते हटाने में। दूसरी बात अब कि मनोनीत सदस्य जो होते हैं, जो राज्यसभा में जैसे 12 सदस्य मनोनीत हो गए, तो ये भाग लेते कि नहीं लेते हैं? तो मैं आपसे पूछूं कि चलो भाग लेते भी हैं तो इनको मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना राष्ट्रपति। अगर ये भाग लेंगे भी तो ये राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ बोलेंगे क्या? अपने बाप को काना बोलता है क्या कोई? है बोलता है क्या? नहीं बोलता ना। तो ये तो बोलेंगे राष्ट्रपति बराबर तो सज्जन आदमी कोई है ही नहीं यार साहब, इनके बराबर तो मतलब क्या ही बोल लूं। तो इसलिए उनको तो भाग लेने से
दिया ही नहीं जाता, कोई मतलब ही नहीं भाग लेने से, और वो निर्वाचित भी नहीं होते देखा जाए तो। ठीक है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ ऐसा लग गया हो दिल में, मन में कार्य करना क्या कह दी ये व्यक्ति ने तो हमको बुरा लग गया, तो भैया क्षमा चाहते हैं, उसके लिए कोई समस्या नहीं है बाकायदा। और अपनी कुछ राय मशवरा सलाह देना चाहते हो तो कमेंट में दो, वो नहीं तो हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कुछ नहीं करो तो। ठीक।